वेलकम 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 वंस अगेन। बच्चों, आज मैं 9th चैप्टर क्लास 6 का 9th चैप्टर जो कि द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, ये तो नाम ही अपने आप में कितना बड़ा है कि पूरा स्क्रीन पर कवर भी नहीं हो रहा है ना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे कि हमारी बॉडी और उसके जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो किस किस तरीके से होते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। उसमें एनिमल्स भी हैं और उसमें ह्यूमन बींग्स भी हैं। प्लांट्स तो एक ही जगह रहते हैं जबकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, लेकिन वो फिर एक जगह होने के बाद हम उन्हें इस वाले चैप्टर का पार्ट नहीं मान सकते। तो हमारी बॉडी और हमारे जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में ही स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब नया चैप्टर हम। और स्टार्ट हमारा फर्स्ट आ रहा है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी से मतलब होता है बच्चों कि हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। हर लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग थिंग है, आप अपने माइंड में जितने भी लिविंग थिंग्स को लेकर आएंगे उन्हीं सब के बारे में बात हो रही है। वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। अब इसमें आगे है, फॉर दिस रीज़न सेल्स आर नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और इसी वजह से जो हमने ऊपर पढ़ा, एक या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते, तो इसी वजह से सेल्स को हम स्ट्रक्चरल यूनिट मानते हैं या बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, और या फिर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, या फिर जो हमारी लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम सब ने जब छोटे थे, आप लोगों के घर में अगर आपके छोटे ब्रदर सिस्टर होंगे या आप लोगों ने भी खेला होगा कभी ना कभी गेम्स, जो ब्लॉक्स आते हैं छोटे छोटे बच्चों जो जोड़ जोड़ के बिल्डिंग्स बनाते हैं, उस चीज़ के लिए ही उन्होंने बोला है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों। कोई भी हम बिल्डिंग बनाएंगे, घर बनाते हैं, तो वो आप देखते होंगे कि उसके लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है। एक 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 ब्रिक्स को जोड़कर हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं या खड़ा कर देते हैं। तो वो जो ईंट बोली गई है वही एक तरह से सेल्स हो गई ह्यूमन बींग्स का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो सेल्स को ही बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला गया है लाइफ का, क्योंकि इसी की वजह से लाइफ आगे चल पाती है। In an organism made up of only one cell, एक ऑर्गेनिज्म में जैसे जो केवल एक ही सेल के बने हुए होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर बोला जाता है। यूनि मतलब होता है वन, और सेलुलर जो एक सेल के बने हुए होते हैं। द सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। अब यही सिंगल सेल जो होता है, अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स बने होते हैं, ठीक है। और जो बॉडी होती है हमारी, सेल्स इतने सारे सेल्स से बनी हुई होती है और उन सब का अपना अपना फंक्शन होता है। डाइजेशन का अलग होगा, रेस्पिरेशन का अलग होगा, एक्सक्रीटरी का सिस्टम का अलग होगा। तो उनके जो सेल्स हैं वो अपना काम अपना ही करते हैं। जैसे एक ऑफिस है और ऑफिस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो इसी तरह से हमारी जो बॉडी है एक तरह से एक ऑफिस होती है और इसके अंदर छोटे 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 से डिपार्टमेंट्स बने होते हैं और वो डिपार्टमेंट ही अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इसी में सिंगल सेल में जो सारे काम होते हैं, उसकी लाइफ के जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे काम सिंगल सेल ही करता है। इन एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जैसे कि हम लोग, अब उन ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है जो इसमें बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, तो उसे मल्टी सेलुलर बोला जाता है। द वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। अब जितनी भी हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ है, जो डेली रूटीन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, उन सब का अलग अलग ग्रुप बना हुआ होता है सेल्स का, और वो वही काम करते हैं जो उनका काम सौंपा जाता है।
जैसे हमने आपका स्कूल है, आपके स्कूल में HR डिपार्टमेंट है तो वो केवल वही काम देखेंगे, पियोन है तो वो वही काम देखेगा। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं सेल्स के, और जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का काम करते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी, जो रेड ब्लड सेल्स है, RBCs हम इन शॉर्ट बोलते हैं, जो RBCs हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं ब्लड में से, ठीक है। हमारे ब्लड से ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं, आपने सांस ली तो वो जो सांस ली है उसमें जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया है वो ब्लड के अंदर चला गया। अब वही RBCs उस ऑक्सीजन को कैरी करेंगी और पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचाएंगी, ठीक है। तो ये किसका काम हुआ? रेड ब्लड सेल्स का काम हुआ। इसका ऑक्सीजन को बाकी पूरी बॉडी पार्ट में तक पहुंचाने का काम ओनली ये वाले सेल्स करेंगे। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम और पहुंचाने का काम पूरी बॉडी के पार्ट्स तक वो कौन करता है? तो रेड ब्लड सेल्स करते हैं। और रेड ब्लड सेल्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? RBCs। ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि RBCs की फुल फॉर्म क्या होती है, WBCs की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रेड ब्लड सेल्स WBC की होती है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो अब बाकी अभी आगे और हम डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेशल जॉब टुगेदर इज नोन एज टिश्यू। अब जो सेल्स का ग्रुप बना, एक एक सेल को जोड़ते चले गए और वो जो ग्रुप बना और जो अलग अपना पूरा काम कर रहा है, उन्हीं को टिश्यूज़ बोलते हैं। ब्लड, बोन, मसल्स एंड स्किन आर सम ऑफ द टिश्यूज़। अब इसमें ब्लड हो गया, बोन हो गई, मसल्स है, स्किन है, ये कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मसल टिश्यूज़ आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स। मसल टिश्यूज़ एक सेल का ग्रुप है, मतलब सेल्स का ग्रुप बन गया तो वो मसल टिश्यूज़ हो गए। स्पेशलाइज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। स्पेशलाइज्ड किस में होता है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और एक्सपांड करने में। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों सिकोड़ना, सिकोड़ने में, और एक्सपांड का मतलब होता है फैलाना, जिससे कि हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स काम कर सके या मूवमेंट हो सके। जैसे कि आपने अपने आर्म्स को यानी हाथ को फोल्ड किया, मोड़ा, तो आपकी क्या होंगे इसमें जो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स होते हैं, जो आप लोगों ने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों को याद होगा। तो इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट और फैल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं मसल्स, और इसी वजह से ट्राइसेप्स में जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी मसल्स बाहर एकदम से बड़ी बड़ी फूली फूली दिखाई देती है। लेकिन जब हम अपना हाथ सीधा करते हैं तो वो वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाती हैं, ठीक है। टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। टिश्यूज़ को बनाया, अब पहले क्या किया, सेल्स को जब जोड़ा गया तो वो टिश्यूज़ बन गए। अब टिश्यूज़ को कंबाइन किया गया तो वो ऑर्गन्स बन गए। ईच ऑर्गन परफॉर्म सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन। हर ऑर्गन अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है पूरी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट इज़ एन ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड। हार्ट ही वो एक ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए। द आइज़, यहाँ हार्ट की बात हुई है बच्चों, ये हार्ट की हुई है, अभी आई की हो रही है। द आई इज़ एन ऑर्गन दैट एनेबल्स यू टू सी। अब आई की वजह से ही हम कुछ भी देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं। लंग्स, किडनीज एंड लिवर्स, यहाँ लंग्स, किडनीज और लिवर्स की बात हो रही है, लिवर की, और आर सम अदर ऑर्गन्स विच परफॉर्म इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी। पर इन सब का भी अपना अपना काम होता है, ये सब आपको काम पता है कि क्या क्या काम करते हैं ये। ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। अब ऑर्गन्स का जो पूरा ग्रुप है वो जब पूरा एक साथ काम करता है टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ इन आवर बॉडी, और इसी की वजह से हमारी
बॉडी पूरी तरीके से अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाती है। अब उसके लिए भी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल द फूड पाइप। फूड पाइप क्या होता है? फूड पाइप जिसमें आप फूड खाते हैं तो फूड पाइप के थ्रू वो हमारे स्टमक तक खाना पहुंचता है। तो द फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अलावा भी और जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो अभी आपने खाया है। इस पॉइंट को मैं फिर बताती हूँ बच्चों। जैसे कि आपने अपने माउथ में खाना डाला, खाना सीधा फूड पाइप में गया, फूड पाइप से वो स्टमक में गया, स्टमक में से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ भी खाया होगा या पिया होगा और अचानक से एकदम से आपको बहुत ज़ोर से खांसी आने लगती है, कफ होने लगती है। तो उसका रीज़न क्या होता है बच्चों? उसकी वजह से क्या है, जो भी आपने खाना खाया उसका कुछ पार्ट, खाने का कुछ पार्ट हमारे फूड पाइप की जगह न जाकर, फूड पाइप में न जाकर वो हमारी रेस्पिरेटरी पाइप में चला जाता है, यानी सांस की नली में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें ज़ोर से खांसी आने लगती है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से सांस नहीं ले पा रही होती है। तो यही कारण होता है उसका खांसी आने का। तो सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। अब इस तरीके के ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम बोला। मैं फिर आपको रिमाइंड करा देती हूँ, जिससे कि आपको रटना ना पड़े, आप इजीली आपको लर्न हो जाए। सेल्स को हमने कंबाइन किया तो टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ को कंबाइन किया तो ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन्स को कंबाइन किया यानी उनका ग्रुप बना तो वो ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट कैरी आउट डाइजेशन ऑफ फूड कलेक्टिवली फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, जो ऑर्गन्स का ग्रुप है, वो फूड को कलेक्ट करता है डाइजेशन सिस्टम में पहुंचाने के लिए, या डाइजेशन सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है उसको करने के लिए। सम अदर सिस्टम्स इन योर बॉडी, जो दूसरे और सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के या आपकी बॉडी के, वो कौन कौन से हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इसे हम दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ से कि कौन कौन से सिस्टम्स इसके अलावा भी होते हैं, ऑर्गन सिस्टम के अलावा भी होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन में, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ जाता है, तो इसका आंसर यही रहेगा। ऑल दीज सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म योर बॉडी। ये जो सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी बन जाती है। ठीक है, ये लास्ट हो गया। तो स्मॉलर हमारा यूनिट कौन सा हो गया? बॉडी का स्मॉलर यूनिट सेल्स हो गया। सेल्स की वजह से ही बॉडी बनती है, और बीच का सारा प्रोसेस मैं आपको सब चीज़ समझा चुकी हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो बच्चों इस चीज़ को आप दोबारा से वीडियो देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको क्लियर भी हो जाएगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे ऑल वर्क टू कीप यू अलाइव। अब ये हमें ज़िंदा रखने के लिए, यहाँ पर यू आ रहा है लेकिन मैं आपको यहाँ पर हम बोलूँगी, वी अलाइव। तो हम सबको ज़िंदा रखने के लिए ये सब काम करते हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के। Thus the human body and the bodies of all multicellular living organisms are organized as follows। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमन बॉडी या फिर वो सारी बॉडीज़ जो मल्टी सेलुलर से बनी हुई होती हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं? फर्स्ट सेल्स, देन टिश्यूज़, फिर ऑर्गन्स, एंड देन ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्ट ह्यूमन बॉडी। इन सब का इस तरीके से बना हुआ होता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए और लर्न भी होना चाहिए बच्चों।
अब द मेन सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शंस। अब जो मेन सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के और उनके क्या काम हैं, ये हमारे जो ऊपर बुक में दे रखी है टेबल 9.1, उसको देखेंगे इसको समझने के लिए जो अभी। तो फिर चलिए बच्चों, अब हम ये टेबल को समझते हैं। ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इससे में हर तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है, चाहे आपका ट्रू फॉल्स हो, फिलअप्स हो, मैचिंग में हो, या फिर क्वेश्चन 1 मार्क में, 2 मार्क में, 5 मार्क्स में, किसी भी फॉर्म में ये आ सकता है। और ये आगे तक आपकी 10th क्लास तक तो आएगा ही आएगा। और अगर आपने मेडिकल लाइन चूज़ करी है तो उसमें तो आप आगे तक पता नहीं कब तक पढ़ते रहेंगे, है ना। तो इसे हमें बहुत ज़रूरी है बहुत ध्यान से समझना। इसमें फर्स्ट हमारा ऑर्गन सिस्टम आ रहा है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बोन्स से बना हुआ होता है। मेन ऑर्गन क्या हो रहा है, बोन्स। स्केलेटल सिस्टम बोन से ही होता है। जो हमारी बॉडी आज खड़ी हुई देखते हैं हम पूरी तरीके से इतनी सुंदर और ये सब, तो वो जैसे खड़ी है वो एक स्केलेटल सिस्टम बोन्स की वजह से ही बना हुआ है। अब ये जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, गिव सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करना। फिर दूसरा प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। अब जो अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर जो होते हैं ऑर्गन्स, उनको भी बचा के रखना, उनकी प्रोटेक्शन करना। और अलाउस मूवमेंट, मूवमेंट जो भी काम किया जा रहा है वो आसानी से किया जा सके। तो ये 3 पार्ट्स हो गए फंक्शंस के। तो ये हो गया। अब इसी के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दे देती हूँ। कुछ बच्चों को क्वेश्चनिंग रहती है कि स्केलेटल सिस्टम बोन्स से रहता है तो वो उसके बिना हमारी बॉडी कैसी रहेगी और ये सब। तो वो क्या होता है, एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आपके पास कोई बैग है, बैग आपका, उसमें आपने कुछ भी नहीं डाल रखा है तो वो आपका बैग कैसे पड़ा रहेगा, वो तो ऐसे ही गिर जाएगा ना। लेकिन अब आपने अगर उसमें सामान रख दिया तो वो सामान में क्या हुआ, उस बॉडी को या उस बैग को सपोर्ट मिल गई खड़ा होने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हमारी भी बॉडी है जो बोन्स की वजह से सपोर्ट मिलती है। अगर बोन्स नहीं होंगे तो वो कैसे, वैसे ही जैसे एक बैग पड़ा रह जाता है फ्लोर के ऊपर, वैसे ही पड़ा रह जाएगा। देन मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम मसल्स, इसमें ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स हैं और इनका काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट करना ही इनका काम होता है मसल्स का। थर्ड इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन्स आ रहे हैं हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स। हमारा जो हार्ट है, दिल, ब्लड, और ब्लड वेसल्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी ब्लड यानी नसें जो होती हैं, खून की नसें हिंदी में जो बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी तक, बॉडी के हर पार्ट तक जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी आपने फूड खाया है, अगर आपने हेल्दी फूड खाया है तो उस न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है बच्चों। बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ वाले न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि उनमें तो कुछ होता ही नहीं है न्यूट्रिएंट्स, तो वो तो कुछ भी नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम ही सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मेन ऑर्गन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। इसका काम कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना। इसमें बहुत तरीके के आते हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई पिन आपको चुभा देता है, आपके हाथ पे लगाता है और आप झटके से एकदम से पीछे कर लेते हैं हाथ अपना, तो क्या होता है, ये नर्व्स ने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया, और वो मैसेज जब ब्रेन तक पहुंचा तो ब्रेन ने ऑर्डर किया कि हाथ पीछे करो। आप ये इससे इमेजिन करो कि कितनी तेज़ी से काम होता है।
अगर हमारा ब्रेन हमारी ही तरह सोचता रह जाए तो क्या होगा? वो पिन चुभता रहेगा या फिर हाथ जलता रहेगा, हम पीछे नहीं हटाएंगे। तो यही काम होता है ना? कितने अच्छे अच्छे इजी इजी एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें मेन ऑर्गन्स नोज, विंड पाइप और लंग्स। इनका काम क्या होता है? टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम नोज़ से, विंड पाइप से और लंग्स के थ्रू ही तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल पाती है। नोज़ से हमने ऑक्सीजन ली, वो विंड पाइप तक पहुंची, फिर लंग्स ने क्लीन करके उसको ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंचाई और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, जो हम बाहर कर देते हैं उसको। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका फर्स्ट टीथ, खाना तो हम टीथ से ही खाते हैं ना। टीथ के बाद यानी माउथ के बाद में कहाँ जाता है? फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक खाना पहुँचता है, जिसकी वजह से सारा फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। इन सब का काम क्या हुआ? जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने लिया है वो हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। डाइजेस्ट करना और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, जो कि हमारी बॉडी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेन ऑर्गन्स आर किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड स्किन। इसका काम क्या होता है? रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जितना भी हमारा हम बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो वेस्ट की, या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम ही एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है। लास्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें फीमेल ओवरीज, ओविडक्ट, यूरेटर्स, वेजाइना, मेल में टेस्टिस, स्पर्म, ट्यूब, यूरेथ्रा एंड पेनिस, इन सब की ज़रूरत होती है। ये मेन ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अब इसमें क्या होता है? इनका काम प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब हो जाता है बच्चों बेबीज़ को बॉर्न करने का काम होता है, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर में ही आता है। तो आप लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा हमारी बॉडी में काम होता है दिन रात। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो खाया पिया, सोए बैठे, घूमे, है ना। और उसके बाद जितना भी आपने खाना, कई बार हम बहुत अजीब तरीके का जैसे नूडल्स खा लेते हैं। नूडल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम का ही बता देते हैं। नूडल्स खाते हैं तो नूडल्स डाइजेस्ट नहीं होता बच्चों, है ना। उसमें क्या होता है, वो स्टमक के अंदर वो पड़ा रह जाता है, बहुत टाइम तक पड़ा रहता है। तो उसी की वजह से नई नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, वो काम ठीक से नहीं कर पाता डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोगों ने ये सब पूरा एक जो टेबल है इसे आप लोगों ने समझ ली होगी और इसे बहुत अच्छे से लर्न करनी है बच्चों, समझ कर पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा मूवमेंट्स। मूवमेंट्स यानी आप जो भी काम कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, अपने पैरों को बैठे बैठे हिला रहे हैं, अपने हैंड्स को हिला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपने सर को भी हिलाते हैं, जो हेड नोडिंग बोला जाता है, किसी चीज़ को करने के लिए बोला मम्मी ने, तो आपने पहले हाँ करी और फिर ना करा, तो उसमें क्या हुआ, आपने अपने सर को हिलाकर उस चीज़ का जवाब दिया। तो हर तरीके का, किसी भी तरीके का मूव होना वो ही मूवमेंट होता है जो हमारी बॉडी पार्ट में होता है। अब इसके बारे में देखते हैं। यू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय यूजिंग योर लेग्स। एक जगह से दूसरी जगह तक वॉक करके कैसे जाते हैं? लेग्स के थ्रू। यू कैन ऑल्सो मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। इसी तरीके से आप अपनी डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के हैं उन्हें भी मूव करते हैं। Does a bird or an earthworm move in the same way as you do?
क्या एक बर्ड और अर्थवर्म जैसे हिंदी में केचुआ बोलते हैं, जो उसमें रेनी वेदर में निकलता है ना बच्चों, आपने देखा होगा अक्सर घरों में भी होता है, जिनके घरों में लॉन होते हैं, पार्क होते हैं छोटे छोटे से, तो उनके घरों में भी बहुत निकल जाता है जब बारिशें आती है बहुत ज़्यादा, जब रेनी वेदर होता है, मानसून आता है, उस टाइम पर ये ज़रूर निकलता है मिट्टी में से। तो उनके बारे में है, क्या ये भी जो मूव करते हैं जैसे हम लोग मूव करते हैं, क्या उसी तरीके से मूव करते हैं? तो ये इनका क्वेश्चन है, इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ईच एनिमल हैज़ इट्स ओन वे ऑफ मूविंग। अब हर एनिमल का अपना ही तरीका होता है मूव करने का, एक जगह से दूसरी जगह तक। दे मे वॉक, वे वॉक भी कर सकते हैं, रन, फ्लाई, जंप, हॉप। हॉप मीन्स होता है बच्चों फुदकना, थोड़ा थोड़ा सा फुदकना। क्रीप, क्रॉल, स्लिथर, स्विम और मूव इन अदर वे। क्रीप होता है बच्चों रेंग कर चलना, और स्लिथर का मतलब होता है अपने आप को आगे की तरफ घसीट के चलाना। तो कई तरीके से एनिमल्स मूव करते हैं। सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी कैन मूव मोर देन अदर्स। कुछ पार्ट्स आप अपनी बॉडी के दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा मूव कर सकते हैं। जैसे एक्टिविटी 2 ही दे रखी है, इस एक्टिविटी 2 को रीड करते हैं। अच्छा, इसमें है मूव योर नेक अप एंड डाउन करते जाइए मेरे साथ में, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। अपनी नेक को अप एंड डाउन करेंगे, साइडवेज यानी दोनों साइड करना है, एंड इन सर्कल्स और गोल घुमाना है। कैन इट मूव इन ऑल डायरेक्शन, क्या ये जो हमारी नेक है क्या ये हर डायरेक्शन में मूव कर रही है? ट्राई मूविंग योर लोअर आर्म्स इन द एल्बो, एट द एल्बो। अब अपनी लोअर आर्म को एल्बो से मूव करके देखिए। कैन इट ऑल्सो मूव इन ऑल डायरेक्शन, क्या ये भी जैसे आपकी नेक अप एंड डाउन साइडवेज और सर्कल में हुई थी, क्या एल्बो का साइड से लोअर आर्म भी कर सकती है? तो क्या होगा आंसर? नहीं कर सकती। कैन इट ऑल्सो मूव इन ऑल डायरेक्शन, तो नो। मूव अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, इसी तरीके से अपनी दूसरी बॉडी के पार्ट्स भी हिला कर देखेंगे, मूव करके देखेंगे। जैसे लेग्स का हो गया, नोट विच पार्ट कैन मूव एंड विच पार्ट्स कैन नॉट, यही हमें बताना है। इन द पार्ट्स दैट कैन मूव नोट द डायरेक्शन। अब जो पार्ट मूव कर रहे हैं उनके डायरेक्शन को नोट करिए, वो किस तरीके से मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन, साइडवेज, सर्कुलर। तो अब आपको क्या पता चला, कुछ चीज़ें तो हमारी हर तरीके से हर डायरेक्शन में मूव हो सकती है, लेकिन कुछ पार्ट नहीं हो सकते। तो वही चीज़ इसमें पार्ट में आ रहा है। कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो हम दूसरी तरीके से मूव भी कर सकते हैं। What determines how much movement is possible? अब ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे मानेंगे कि ये मोमेंट हर पार्ट में कैसे पॉसिबल है? This is determined by your bones. ये जो पॉसिबल हो रहा है मोमेंट, ये बोन्स की वजह से हो रहा है। एंड हाउ दे आर जॉइंड टू ईच अदर, और वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं। Let us study about the bones in detail. चलो अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें ऊपर आपको बताया है कि मोमेंट जो भी हो रहा है वो हमारी बॉडी की बोन की वजह से हो रहा है। बच्चों कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा फ्रैक्चर का, और कुछ बच्चों को पता भी होगा। तो जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वो बॉडी का पार्ट पूरी तरीके से या बिल्कुल मूव करना बंद कर देता है उस टाइम के लिए, जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी मूवमेंट हो रहा है वो बोन्स की वजह से हो रहा है। अब इसी में आगे आ रहा है द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर आता है आपकी आगे हायर क्लास 10th तक भी ज़रूर आता है। इसका जो डायग्राम है, अभी तो आपको लेबलिंग आएगी, फिर आगे आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते के टाइम आपको ये पूरा ड्रॉ भी करना पड़ेगा।
इसीलिए अभी से आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जिससे हायर क्लासेस में आपको इनकी प्रॉब्लम ना आए। द बोन्स इन योर बॉडी मेक अप अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन। ये जो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, ये एक फ्रेमवर्क का काम करती है। फ्रेम क्या होता है? किसी भी चीज़ को बनाने से पहले, तैयार करने से पहले फ्रेम किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो वही स्केलेटन कहा जाता है। पता है हिंदी में स्केलेटन को क्या बोलते हैं? हाँ, कंकाल। हिंदी में कंकाल बोलते हैं, लेकिन अब हम ओनली स्केलेटन को ही पढ़ेंगे। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग। जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन जो एडल्ट ह्यूमन बींग का होता है, वो 206 बोन्स का बना हुआ होता है। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसके हर लाइन में से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको हर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। अ चाइल्ड हैज़ मैनी मोर बोन्स। एडल्ट ह्यूमन में तो 206 होती हैं, लेकिन छोटे बच्चे में और ज़्यादा बोन्स होती हैं। बट एज ही ग्रोज इनटू एन एडल्ट, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता जाता है और वो एडल्ट हो जाता है, तो उसकी बहुत सारी बोन्स जो होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, यानी मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाती है। हिंदी इंग्लिश में हम बोले मर्ज हो जाती है, यानी वो एक दूसरे के अंदर समा जाती हैं। जैसे दो बोन्स हुई और दो बोन्स मिलकर एक बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि एडल्ट में 206 होती है, लेकिन बच्चों में और भी ज़्यादा बोन्स होती हैं। ये एक्टिविटी लेते हैं। फील द बोन्स इन योर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड। अब अपनी हेड से जितनी भी बोन्स आती जा रही हैं पूरी बॉडी में, उन्हें फील करना है। फील द बोन्स इन योर फेस, फेस के बाद नेक, देन शोल्डर्स, फिर आर्म्स, लेग्स, चेस्ट, फिंगर्स, टोज़। टोज़ होते हैं अंगूठे। जो पैर की अंगूठा होता है, पैर की जो फिंगर्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है। अब इन सब को हमें फील करना है, टच करना है, और हमें बोन्स के बारे में समझना है, फील करना है अगेन। तो अब इससे क्या पता चलेगा? ट्राई टू गैस द शेप। अब इससे हमें शेप का पता चला कि हर पार्ट की बोन्स की शेप, साइज़ किस तरीके का है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। सम आर स्मॉल, अदर आर लॉन्ग, सम आर ऑल्सो कर्व्ड, लेकिन कुछ गोल मुड़े हुए भी हैं। कर्व्ड मतलब इस तरीके से। इसे आपने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसे बोलते हैं, उस तरीके से वो जॉइंट्स में आ जाता है। आर देयर एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट डू नॉट हैव बोन्स। क्या आपकी कोई बॉडी पार्ट ऐसा है जिसमें बोन्स नहीं है? बच्चों, आपको जो अब तक हम सब ने पढ़ा है वो सबको समझ आ गया होगा, है ना। तो अब आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। अब स्केलेटन क्या होता है और उसे कैसे फील कर सकते हैं बोन्स को, तो वो सब तो हमने देख लिया। अब इनका काम क्या है स्केलेटन का, इन शॉर्ट तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 4 मेन फंक्शंस आ जाते हैं स्केलेटन के। फर्स्ट, सपोर्ट। योर बॉडी हैज़ अ नंबर ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स एंड मसल्स। हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरीके के सॉफ्ट और ऑर्गन्स और मसल्स होते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ हार्ड फ्रेमवर्क। अब इन्हें सपोर्ट के लिए एक हार्ड फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट मिल सके। अदरवाइज द बॉडी विल कोलैप्स। नहीं तो क्या होगा? बॉडी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स का मतलब होता है बच्चों ढह जाना। जैसे मैंने आपको ऊपर बैग का एग्जांपल दिया था ना, बैग में अगर कोई सामान नहीं डालेंगे तो बैग ऐसे ही एकदम से गिरा सा हो जाएगा, ढह जाएगा। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के साथ अभी इसी तरीके से होगा अगर स्केलेटन का फ्रेमवर्क उसे नहीं मिलेगा। योर स्केलेटन प्रोवाइड्स दिस फ्रेमवर्क। तो आपका जो स्केलेटन है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और उसे सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है। एंड होल्ड्स यू अपराइट।
ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या होता है? प्रोटेक्शन मतलब होता है बचा के रखना। तो द बोन्स प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। सॉफ्ट ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के, उनको बोन्स बचा के रखती हैं। जैसे द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ब्रेन बहुत डेलिकेट पार्ट होता है बॉडी का, तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन स्कल की वजह से मिलती है। स्कल जिसे हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं। द हार्ट एंड लंग्स बाय द थिन लॉन्ग बोन्स इन योर चेस्ट कॉल्ड्स द रिब्स। अब जो हार्ट और लंग्स, जैसे ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है, ऐसे ही हार्ट और लंग्स भी बहुत डेलिकेट होते हैं। तो ये छोटी छोटी पतली पतली सी बोन्स, जो लंबी लंबी बोन्स होती हैं, वो उनसे प्रोटेक्ट रहती हैं, जिसे रिब्स बोलते हैं। और रिब केज होता है, जो रिब केज बना हुआ होता है, उसके अंदर ही ये वाले ऑर्गन्स प्रोटेक्शन में रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट। Though the individual bones are hard, several of them can move at places where they are joined to other bones. हमें पता है कि जो इंडिविजुअल यानी एक बोन जो होती है वो बहुत हार्ड होती है। उन सेवरल ऑफ देम कैन मूव। सेवरल यानी बहुत कई सारी जो बोन्स होती हैं वो मूव कर सकती हैं एट प्लेसेस वेयर दे आर जॉइंट, जहाँ से वो जॉइन हुई हैं दूसरी बोन से। जैसे कि आपकी हैंड, एक आपका आगे का यानी एल्बो से नीचे वाला पार्ट और एल्बो के ऊपर वाला पार्ट, तो दोनों में बोन्स कहाँ जॉइन हो रही है? एल्बो पर जॉइन हो रही है। तो आप अपने कौन से किस तरीके से मूवमेंट देते हैं? तो आप अपने लोअर आर्म को मूव करते हैं, ज़्यादातर उसी का यूज़ होता है। अब इसी में आ गया दैट इज़ वाई यू कैन मूव योर आर्म्स। और इसी वजह से, और जैसे हमारी आर्म्स ही हैं, वो आर्म्स हमारी शोल्डर से जॉइन रहती है, तो इस तरीके से होता है। और इसकी ही वजह से हमारी आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स और दूसरे भी बॉडी पार्ट्स वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मेकिंग ब्लड सेल्स को बनाने का काम करती हैं। बोन्स आर हार्ड, बोन्स हार्ड होती हैं फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ऑन द इनसाइड। बाहर से तो वो बहुत हार्ड होती हैं, बहुत हार्ड हमें लगती भी हैं। जब हम अपने हैंड को अगर हम दबाकर देखें तो फील होता है कि हाँ, हमारे हैंड में इधर की साइड पर बोन है, वो बहुत हार्ड है, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है। द इनसाइड ऑफ बोन्स कंटेन्स अ सॉफ्ट सब्सटेंस। अब जो बोन्स के अंदर का जो पार्ट होता है, उसके अंदर सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, जिसे कि बोन मैरो बोला जाता है। ये बच्चों जो भी टर्म्स आती हैं, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में कि बोन मैरो क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका आंसर आ जाता है बोन मैरो के लिए। ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो। अब जो ब्लड सेल्स बन रहे हैं वो बोन मैरो में ही बन रही हैं। तो इससे हमें पता चला कि जो बोन होती है वो ब्लड सेल्स बनाने के काम आती है। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 4 बेसिक पार्ट्स। 4 इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बेसिक पार्ट होते हैं। द स्कल, एक तो स्कल ये पार्ट, द बैकबोन और स्पाइन। बैकबोन के बारे में भी अभी हम ये पूरा हम डायग्राम जब समझेंगे तब हमें पता चल जाएगा। बैकबोन यानी जिसे हम कमर बोलते हैं, ठीक, उस जगह को बोला गया है। इसे स्पाइन भी बोला जाता है। द रिब्स एंड द लिम्स, तो लिम्स बोला जाता है हाथ और पैर। तो ये मेन हमारे स्ट्रक्चर हो गए। अब ये जो पार्ट है बच्चों, ये स्कल कहा जाता है, खोपड़ी जिसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। जॉ बोन, ये वाली जॉ बोन होती है जहाँ से आप अपने खाने को च्यू कर सकते हैं, खाते हैं। कॉलर बोन शोल्डर के पास वाली होती है।
फिर ब्रेस्ट बोन होती है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये शोल्डर ब्लेड कहा जाता है, जो शोल्डर के पास से निकलता है ये चीज़। देन ह्यूमरस, ये जो पार्ट आ गया है। रिब केज, ये जो मैंने आपको ऊपर बताया था, छोटी छोटी सी पतली और लंबी जो बोन्स होती हैं जिनके अंदर हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन मिलती है, इन्हीं के अंदर वो सेफ रहते हैं। फिर आ रहा है रेडियस। देन बैकबोन यही होती है बच्चों, जो स्पाइन, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद हिप आ गया, और यूलेनम, ये यूलेना आपके हाथ के थोड़ा सा नीचे की साइड वाला होता है, जिसे हम कलाई भी बोलते हैं। बोन्स ऑफ द हैंड, अब हैंड की बोन्स कौन सी आ गई, ये वाली हो गई फिंगर्स की। फिर फेमर, ये लॉन्गेस्ट हमारी बोन होती है, हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन, फेमर। देन नी कैप यानी घुटने। फेब्युला, हमारे जो नी के नीचे का पार्ट। फिर उसके नीचे आ रहा है टाइबा, और फिर बोन्स ऑफ द फुट, जो फुट की यानी पैरों की जो फिंगर्स होती हैं उनकी जो बोन्स। चलिए अब हम इसमें वन बाय वन सारे पार्ट्स लेंगे, जो जो देखा है। मेन जो पार्ट्स हैं हमारे, द स्कल। The skull is the bony structure that surrounds the and protects your brain. ये एक बोनी स्ट्रक्चर यानी हड्डियों का ही बना हुआ होता है, और इसकी हड्डियाँ जो यहाँ की बोन्स होती है वो फ्लैट होती हैं, तो इसकी वजह से ब्रेन प्रोटेक्शन में रहता है। इट कंटेन्स होल्स फॉर योर आइज़, इसके अंदर होल्स बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भगवान जी हमारी आइज़ फिट कर देते हैं। नोज़, ईयर्स एंड माउथ, नोज़, ईयर्स और माउथ, ये सब चीज़ें भगवान ही तो फिट करके भेजते हैं हमें फिर उसके बाद, है ना। तो ये पहले का फ्रेमवर्क हो गया, उसके बाद पूरा तैयार हो जाता है। द अपर पार्ट इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स, जो मैंने अभी आपको बताया, जो अपर पार्ट है वो 8 फ्लैट बोन्स से मिला होता है, जॉइंट टुगेदर मिला होता है। द फेस एंड जॉ, जो फेस और जॉ, जो फेस पूरे फेस की बात हो रही है, और जॉ इसे बोलते हैं जिससे आप च्यू करते हैं इस पार्ट को, उसको उसके अंदर 14 बोन्स होती हैं। ये दोनों मतलब फेस और जॉ 14 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। योर टीथ आर फिक्स्ड टू द जॉ बोन्स, टीथ जो होते हैं वो जॉ बोन में फिक्स होते हैं। द लोअर जॉ बोन, जो लोअर जॉ बोन होता है यानी ये वाला, एक ऊपर का होता है एक नीचे का होता है, लेकिन नीचे वाला ही मूव करता है, ऊपर वाला नहीं करता। द लोअर जॉ बोन इज़ द ओनली मूवेबल बोन, जो लोअर जॉ बोन है वो ही मूवेबल बोन है स्कल का। इट एनेबल्स यू, ये आपको अपने खाना च्यू करने के लायक बनाता है, या आप इसी की वजह से अपने फूड को च्यू कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द बैकबोन और स्पाइन। अब बैकबोन और स्पाइन ये हो गया। प्रेस एंड मूव योर फिंगर अलोंग द सेंटर ऑफ द बैक ऑफ अ फ्रेंड। अब आप किसी अपने फ्रेंड की बैक को सेंटर से फिंगर्स से प्रेस करके देखिए। कैन यू फील अ लॉन्ग हार्ड बोन, ये तो आप अपनी भी कर सकते हैं, फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी मेरी वीडियो देखते देखते आप अभी भी करेंगे तो आपको एक लंबी बोन आपको अपनी आप ही फील होगी। बोनी स्ट्रक्चर होगा जो विच इज़ नॉट वेरी स्मूथ, जो कि ज़्यादा स्मूथ नहीं है, विच इज़ नॉट वेरी स्मूथ हो गया। दिस इज़ द बैकबोन, यही बैकबोन कही जाती है, ठीक है। इट इज़ नॉट स्मूथ
बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स। ये इसीलिए स्मूथ नहीं होती है। ये हम बच्चों पिक्चर में भी देखकर आइडिया लगा सकते हैं पूरी तरीके से कि पूरी तरीके से स्मूथ हो ही नहीं सकते जैसे बाकी की बोन्स होती हैं, क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी हुई होती है। द बोन्स द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, ये सारी 33 होती हैं जिन्हें कि वर्टिब्रे बोला जाता है। द वर्टिब्रे आर जॉइंट टू ईच अदर। ये सारी वर्टिब्रे जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। द जॉइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट, जिसकी वजह से जो जॉइंट होता है उसकी वजह से बहुत हल्का सा मूवमेंट हम कर सकते हैं। दिस इज़ वाई यू कैन बेंड, और इसी की वजह से आप झुक सकते हैं। बेंड होना मतलब झुकना, एंड ट्विस्ट योर बैक, या फिर जब आप डांस करते हैं तो आप अपनी कमर को हिलाते हैं ना बड़ी मस्ती में जाकर, तो वो भी हम किसकी वजह से कर सकते हैं, बैकबोन की वजह से। द बैकबोन इज़ अटैच्ड टू द बेस ऑफ द स्कल। अब ये बैकबोन कहाँ अटैच होता है, ये स्कल से जाकर अटैच होता है। आप इसको भी देख सकते हैं, आप अपने स्कल को पीछे से चेक करेंगे हाथ लगाकर तो पूरे स्कल के साथ में वो बैकबोन से अटैच रहता है। इट फॉर्म्स द सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड ऑफ फॉर द स्केलेटन। ये एक तरीके से सेंट्रल सपोर्टिंग रॉड का काम करता है स्केलेटन के लिए, मतलब बीच में से पूरा सपोर्ट करके रखने का काम। जैसे आप कोई बहुत बड़ा सा कार्डबोर्ड है और पीछे आप किसी स्टिक को लगा देते जिससे कि उसे सीधा खड़ा होने में हेल्प मिल सके, उसी तरीके से इसका काम होता है। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ होल इन इट। हर वर्टिब्रा में एक होल बने हुए होते हैं। द डेलिकेट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी कॉल्ड द स्पाइनल कोड पासेस थ्रू दीज होल्स। जो डेलिकेट ऑर्गन है कौन से, स्पाइनल कोड, वो इन्हीं होल में से होकर बीच में से निकलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हम मोती की माला बनाते हैं। मोती की माला क्या हो गई, मोती क्या हो गए, मोती में छेद होते हैं, होल्स होते हैं, तो वो मोती हम एक तरह से मानकर चलते हैं कि वो वर्टिब्रा हैं, ठीक। और वो अब उसमें से जो धागा हम निकाल रहे हैं माला बनाने के लिए, हर होल में से, हर मोती के होल में से जो धागा निकाल रहे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड हो गया। समझ आ गया होगा शायद अब आप लोगों को कि ये इस लाइन से क्या मतलब आ रहा है ऊपर से, कि ईच से लेकर जो मैंने पूरा आपको बताया है। दस द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। इसी की वजह से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से सेफ रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। द बैकबोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन। बैकबोन को दूसरा नाम भी देते हैं स्पाइन जैसे बोला जाता है, और द वर्टिब्रल कॉलम या फिर वर्टिब्रल कॉलम्स। आप जैसे हम लोगों के भी बहुत सारे नाम होते हैं ना हमारे घर में, बहुत सारे, कोई चिंकू टिंकू पिंकू पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन ये रियल नाम कोई और होता है, तो इस तरीके से इनके भी नाम हो गए हैं, है ना, मज़ेदार। नेक्स्ट इज रिब केज। टेक अ डीप ब्रेथ। अब जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ बच्चों, कुछ चीज़ें आप अपने आप कर करके भी देखते रहा करिए, उससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा और समझने में इजी होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे एंड फील द बोन्स ऑन योर चेस्ट, और अपनी चेस्ट में बोन को फील करेंगे। कैन यू फील फ्लैट कर्व्ड बोन? क्या आपको कोई फ्लैट कर्व्ड बोन महसूस हो रही है? कई बार हम देखकर, हाथ लगाकर भी हम उसको फील कर सकते हैं। दीज आर योर रिब्स। ये रिब्स होती हैं। कई जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो उनकी बोन्स, ये वाली रिब केज पूरी सामने दिखाई भी देती है। द रिब्स आर थिन। ये रिब्स जो होती हैं बहुत पतली, फ्लैट और कर्व्ड बोन होती है। कर्व्ड कैसे हो गई, ये इस तरीके से गोलाई में मुड़ी हुई होती है, उसी को बोला है दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज। इसकी वजह से ये एक केज की तरह से बन जाती हैं अराउंड द ऑर्गन्स इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ऑर्गन्स के ऊपर
ऑर्गन्स के ऊपर ये प्रोटेक्टिव केज की तरह से बन जाती हैं जो कि बॉडी के अपर पार्ट में है। मैं आपको ये पॉइंट फिर समझा देती हूँ। ये रिब्स जो होती है ये पतली, फ्लैट और मुड़ी हुई बोन्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट के ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव केज का काम करती हैं, उन्हें बचाने का काम करती हैं। तो इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द रिब केज, इन्हें रिब केज बोला जाता है। द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स अरेंज्ड इन 12 पेयर्स। ये जो होती है रिब केज, इसमें 24 बोन्स होती हैं, यानी 12 पेयर्स होते हैं। 12 टू 24 होता है। तो आप इसको चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं या फिर पेयर्स में भी ले सकते हैं। तो पेयर्स में ये 12 होंगी और इसमें यहाँ पर ये 2 ये हो गई। 12 या 24 कैसे भी हम ले सकते हैं। आपको मेरे पीछे पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, है ना? बहुत सारे पटाखे चल रहे हैं यहाँ पर। ऑल ऑफ देम आर जॉइंड टू द बैकबोन। ये जितनी भी रिब्स हैं या जितनी भी बोन्स हैं ये बैकबोन से जाकर जुड़ी हुई होती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर जॉइंड टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। अब इसमें से ज़्यादातर फ्रंट में जो हमारी यहाँ चेस्ट की साइड पर होती है वो या चेस्ट बोन बोलो या ब्रेस्ट बोन बोलो, कुछ भी है, यहाँ से जुड़कर वो पीछे बैकबोन पर जाकर अटैच हो जाती है। लेकिन इनमें से द लास्ट 2, इनमें से जो लास्ट की 2 होती हैं वो कहीं भी ज्वाइन नहीं होती हैं। दैट आर नॉट जॉइंड टू द ब्रेस्ट बोन। वो ब्रेस्ट बोन से ज्वाइन नहीं होती हैं, इसी वजह से उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, यानी वो हवा में ऐसे ही झूलती हैं एक तरह से, या कुछ भी बोल सकते हैं वो हम उसमें। इनका मतलब यही आ रहा है वो किसी से जुड़ी हुई नहीं होती ब्रेस्ट बोन से। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट। रिब केज में कौन से प्रोटेक्ट होते हैं ऑर्गन्स? हार्ट एंड लंग्स। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ द स्टमक एंड द किडनीज। अब ये इसके अलावा स्टमक और किडनी को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ये रिब केज हो गया। ये जो डायग्राम्स जितने भी आपकी बुक में हैं बच्चों, इनको ज़रूर करना है। आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकते हैं और लेबलिंग के लिए भी आ सकते हैं। ओनली लेबलिंग के लिए भी और ड्रॉ के लिए भी। ये सारा ये वाले फ्लोटिंग हो गए जो लास्ट के 2 हैं, जो मैंने आपको बाद में बताया था, वो वाले फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। नेक्स्ट आती है लिम्स। लिम्स यानी हाथ पैर, आर्म्स और नियरली हाफ ऑफ योर बोन्स आर इन योर हैंड्स। हमारी हैंड्स में, रिस्ट में, फीट में, एंकल में, मतलब कई सारी बोन्स हो गई, है ना? द लॉन्गेस्ट बोन, मैंने आपको पीछे बताया था लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। द लॉन्गेस्ट बोन योर बॉडी इज़ द थाई बोन और फेमर। यानी जो अभी हमने पीछे करा था इसमें हम देखते हैं फिर से। फेमर जो मैंने अभी आपको बताया था ये पूरी सबसे लंबी हमारी बॉडी की बोन होती है। पता है बच्चों, ये ना कौन बनेगा करोड़पति आता है ना टीवी में, वो एक बार यही वाला क्वेश्चन एक से पूछ लिया था और वो इसका आंसर नहीं कर पाए थे। तो आप तो ध्यान से समझ लेना, कभी आपको करोड़पति में जाने का मौका मिला तो आप तो आंसर कर पाएंगे ना, है ना? द लोअर हाफ ऑफ द लेग, और जो बाकी की है वो लेग में हैज़ द लॉन्ग शिन बोन एंड काफ बोन। इन्हें शिन बोन या काफ बोन्स जो घुटने के नीचे होती है उन्हें बोलते हैं। द एंकल्स एंड द फीट, एंकल्स और फीट हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स। इनमें एंकल्स में और फीट में कई सारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं। द फेमर इज़ अटैच्ड टू द हिप बोन। फेमर जो होती है वो हिप बोन से अटैच रहती है थ्रू द हिप जॉइंट, हिप जॉइंट की वजह से। द
अपर आर्म, जो ऊपर की आर्म है, हैज़ वन लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस। जो ऊपर की आर्म्स होती है उसमें लंबी जो बोन होती है उसे ह्यूमरस बोलते हैं। द लोअर आर्म, जो ये तो अपर आर्म की बात हो रही है, अब ये लोअर आर्म की बात हो गई। टू लॉन्ग बोन्स होती हैं। द रिस्ट एंड हैंड्स, अब रिस्ट और हैंड में कई छोटी छोटी बोन्स होती हैं। द ह्यूमरस is attached to the vertebral column. ह्यूमरस वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है थ्रू द कॉलर बोन की साथ में, एंड द शोल्डर ब्लेड, और शोल्डर ब्लेड से। तो यहाँ से ये आपका आ गया कि ह्यूमरस कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ होता है, कैसे कैसे। तो इसका आंसर ये हो गया। और ये क्या है ह्यूमरस, तो ये अपर आर्म की लॉन्ग बोन है। चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में यहीं तक समझेंगे। और आपको अगर ये पूरा अब तक जो हमने समझा है पूरी तरीके से समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर नई है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा जॉइंट्स एंड मूवमेंट है, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और इस पार्ट को जो सेकंड पार्ट बनेगा इस पॉइंट को लेकर, उसको हम सेकंड पार्ट में फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।